This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandoor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे कायनात का बड़ा करम है कि हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मुक़द्दस महीना गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने की बरकत से हमारी और आपकी बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए और हमें सही अंदाज के साथ इस मुबारक महीने को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और ऐसा नूर अता फरमाए कि इस माह मुक़द्दस की बरकत से हमारे आने वाले महीने भी बाबरकत इस अंदाज से हो जाए कि हमारी रूटीन हो या हमारी इबादत का स्केड्यूल हो वो बेहतरीन होता चला जाए, ताकि हम और आप अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार कर कामयाब ज़िंदगी गुजार कर कामयाब हो जाएं और रब्बे कायनात हमसे राज़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर हम और आप मुलाकात करते हैं मीडिया के ज़रिए, मेमन चैनल के ज़रिए, और रमज़ान ट्रांसमिशन जिसका नाम है बरकात रमज़ान और इसका अजीम शान सेगमेंट है शान मुस्तफ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर हम कलाम सुनते हैं और आज मेरे जहन में आया कि उस कलाम से आगाज़ किया जाए कि आप सुनते ही तस्वुर में खाना काबा शरीफ पहुंच जाएं और अल्लाह करे कि हम और आप जिस्मानी एतबार से भी खाना काबा शरीफ पहुंच जाएं और सर की आंखों से खाना काबा का दीदार करें। यकीनन बहुत बड़ी सआदत मंदी है कि अल्लाह अपने महबूब के सदके हमें अपने दरबार की हाज़िरी देता है और देगा, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फिर करम होगा और हम तवाफ कर रहे होंगे। क्या बात है मक्का मुकर्रमा की और क्या बात है, क्या शान है खाना काबा की। खाना काबा शरीफ की क्या बात है। खाना काबा शरीफ के अंदर बंदा मौजूद हो तो उसका मुकद्दर ओज पर होता है, और खाना काबा शरीफ के अंदर यानी मस्जिद हराम शरीफ के अंदर नमाज पढ़ना कितनी बुलंदी और बरकत की बात है, कितना बुलंद मकाम है उस शख्स का कि जिसको रब ताला ने अपने घर बुलाया है। यकीनन हमारे लिए तो यकीनन वो सादत मंदी है। खाने काबा शरीफ का दीदार, सिर्फ दीदार करना 40 रहमतें उस बंदे पर बरसती हैं। खाने काबा शरीफ की क्या बात है, अल्लाह के घर की क्या शान है। हरम काबा, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हरम काबा की ज़ियारत अता फरमाए। हरम काबा में जो बंदा होता है उस पर 120 रहमतें बरसती हैं। 60 रहमतें उस पर जो तवाफ कर रहा है, 40 रहमतें उस पर जो नमाज अदा कर रहा है, और 20 रहमतें उस पर जो खाने काबा शरीफ की सिर्फ जियारत कर रहा है। तो क्या शान है उस मेहमान की जिसे रब ताला ने बुलाया और इतना नवाजने के लिए बुलाया। कैसी बरकत है। अल्लाह मुझे और आपको हाज़िरी अता फरमाए। आइए मिलकर इस कलाम में शामिल होते हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हर की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ता
उम्र लिख दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाए मैं रोया गिलाफे काबा पकड़ के मैं रोया गिलाफे काबा पकड़ के। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कतरे को जैसे समुद्र समेटे मुझको मताफ अपने अंदर समेटे। कतरे को जैसे समुद्र समेटे मुझको मताफ अपने अंदर समेटे। ऐसे समेटे जैसे आगोश महदर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखा सफाए मरवा भी देखा रब के करम का मैंने जलवा भी देखा। देखा रवा एक सरों का समंदर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मौला सभी और क्या चाहता है बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। मौला सभी और क्या चाहता है बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandoor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. क्या शान है अल्लाह उसके महबूब के दीन की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन में इतनी बरकत रखी है कि जो बंदा
मुसलमान है वो खुशनसीब है, और जो साहिब ईमान होने के साथ साथ दीन पर अमल भी करता है अपनी जात के एतबार से, तो उस पर भी अल्लाह की कितनी करम नवाजी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप रोजाना की बुनियाद पर शान मुस्तफ़ा के सेगमेंट को करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान सुना करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के क्या कहने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, फला सहाबियों को लेकर के आ जाओ और उनसे कहना कि आज उनकी दावत है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, हुक्म था, तो उन्होंने अपनी भूख को पसे पुष्ट डाला और फरमान मुस्तफ़ा को फॉलो करते हुए, फरमान मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए वो फौरी तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान को बजा लाने के लिए सहाबियों को बुलाने गए। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो दूध का प्याला भी मुख्तसर था और खाने की जिस अशिया थी वो भी बड़ी मुख्तसर थी। और हुजूर ने सहाबाए कराम को बुला लिया, तो मैंने तो हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करते हुए सहाबियों को बुलाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूध पर और उस खाने पर हाथ मुबारक, दस्ते मुबारक रखकर कुछ पढ़ा और फरमाया कि 10-10 सहाबा उसमें से खाते जाएं, पीते जाएं। यहां तक कि सहाबाए कराम ने सहर होकर खाया, सहर होकर पिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम रह गए, बाकी सारे सहाबा ने जो उस वक्त वहां मौजूद थे, वहां उन सहाबाए कराम ने सैर होकर खाया और पिया। नाज़रीन, यह है हुजूर की शान। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए अबू हुरैरा, एक रिवायत सिर्फ दूध वाली भी है और एक रिवायत दूध के साथ खाने की भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि ए अबू हुरैरा, खूब सैर होकर पीना, दूध भी पिया, खाना भी खाया, सैर होकर खाया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस दूध को तनावुल फरमाया, उस दूध को नोश फरमाया और खाने को तनावुल फरमाया। नाज़रीन, क्या शान है हुजूर की कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिस खाने में या जिस पीने की शय पर अपना लुआब दहन दाखिल फरमा दें, अपना दस्ते अनवर फेर दें या उस पर दम फरमा दें, तो अल्लाह के रब्बुल इज्जत की तरफ से कैसी बरकत आ जाती है कि उस थोड़ी सी चीज में इतनी बरकत आ जाती है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उस शय को पेट भरकर सहर होकर तनावुल फरमाया करते। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा, यह आपका अखलाक करीमा और यह आपकी सीरत मुबारक का अनमोल, यूं समझ लीजिए कि एक वस्फ है। वैसे तो मेरे हुजूर की क्या शान है, पर हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी किसी शय को बांटा करते तो पहले खुद ना पिया करते या खुद खाया ना करते, बल्कि आपकी आदत करीमा यह थी कि आप सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को सैर होकर खिलाते पिलाते और फिर आखिर में तनावुल फरमाते। क्या शान है हुजूर की। अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद हमें शान मुस्तफ़ा पढ़ने, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी घर वालों को भी पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और कोशिश करें कि कल जैसा कि आपके इल्म में किताब के हवाले से बताया गया था उसका भी मुताला करें और कोशिश की जाएगी कि वक्तन फ़वक्तन आपको किताबों के हवाले से आगाह किया जाए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद हमारे साथ अल्ताफ बयानी भाई होंगे और एक और मेहमान होंगे। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ात रमज़ान करीम की आज की इस महफ़िल में मेज़बान अल्ताफ़ बयानी आपको मेमन न्यूज़ HD की इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन से खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आपने सुना अल्लामा मुदस्सिरुल क़ादरी ने अपनी खुश अलहानी के साथ नात बयान की और इसके बाद अहादीस मुबारक की तफसीर भी आपके सामने पेश की, और यही हमारे प्रोग्राम का असल आगाज़ होता है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने खुश अलहान से। मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब का आज की इस नशिस्त में भी सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करूँ और इन्हें खुश आमदीद कहूँ। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। मुफ्ती अल्लामा मुदस्सिरुल क़ादरी हमेशा से हमारे साथ होते हैं और हर नशिस्त में हमें पूरी तरह बयान फरमाते हैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। नाज़रीन कराम, यकीनी तौर पर हमने आपसे अपने वादे को निभाते हुए हर मर्तबा एक नई और ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने की कोशिश करते हैं हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन में कि दीन के साथ साथ न सिर्फ ये कि कारोबारी हवाले से बल्कि कम्युनिटी और समाजियात के हवाले से भी उनका बड़ा एक्सपोजर रहा है। और यकीनी तौर पर आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने न सिर्फ ये कि कारोबारी दुनिया में अपना एक मुनफरिद मकाम बनाया है, बल्कि आप जो है एक मुमताज़ समाजी कारकुन के साथ साथ एक मुमताज़ तज्ज़ियाकार भी हैं। CEO हैं आप सेविंग होम्स के, आप मेमन लीडरशिप फोरम UAE चैप्टर के चेयरमैन हैं, और मैं और आप इन्हें मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम चैनल्स पर तज्ज़ियाकार के तौर पर भी देखते रहते हैं। यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे मोहतरम इकबाल अडवाणी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आज एक बार फिर हमारी दावत पर हमारे दरमियान मौजूद हैं। नो डाउट कि आपके दरवाजे हमेशा हमारे लिए खुले रहते हैं, लेकिन हमारी इस ट्रांसमिशन में आपकी मौजूदगी यकीन तौर पे हमारी ट्रांसमिशन को और चार चांद लगा दी। थैंक यू। मेरे इकबाल साहब, आप ही से आगाज़ करूँगा कि एक शख्सियत एक इंसान के अंदर इतनी सारी खुसूसियात के साथ साथ नो डाउट हो सकती हैं, लेकिन इस खुसूसियात का दुनिया के लिए जो है हमेशा से हाजिर रहना। मैंने आपको देखा कि मुख्तलिफ चैनल्स पर तज्ज़ियाकार की हैसियत से माशरे में भलाई के लिए, सोसाइटी में भलाई के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और समाजियात को फ़रोग़ देने के लिए लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप कम्युनिटी लेवल पर देखें तो मेमन लीडरशिप फोरम एक बहुत बड़ा फोरम है, वहाँ पे UAE के पूरे चैप्टर की जिम्मेदारी आप हैं। गो के आपका पाकिस्तान में भी इतना ही असर रसूख है जितना कि UAE या मिडल ईस्ट की तरफ है। कैसे एक शख्सियत इतना सारा टाइम जो है अपने कारोबार को, मेन स्ट्रीम कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ सेविंग होम्स का चेन स्टोर्स, कैसे ये सब मैनेज हो जाता है? एक बार पहले तो ये कुंजी आप बताइए उन नौजवानों को कि इन सब तमाम चीज़ों के पीछे कौन सी ऐसी ताकत कार फरमा होती है जो इन तमाम चीज़ों को करने पर ना सिर्फ आपको मजबूर रखती है बल्कि आपको मैनेज करने में भी आसानी होती है। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, उस बात में आप काफ़ी चीज़ें और भी समझ जाएंगे। इंसान काम करने से नहीं थकता, इंसान काम करने से नहीं थकता, इंसान काम ना करने से थकता है। ये एक मेरी राय है। तो आप जितना ज़्यादा काम कर रहे हो इतना ही आप फ़ायदे में हो, बेनिफिशरी हो हर लिहाज से। अब रहा सवाल बिज़नेस को मैनेज करने के लिए। देखिए, बिज़नेस में आपको सबसे पहले अगर आप जैसे ही थोड़े भी स्टेबल हो जाते हो, इसके बाद आपने अपनी टीम बनाना शुरू कर देनी चाहिए। यानी आपके पास एक टीम होगी, वही आपका बिज़नेस ऊपर लेकर जाती है। और जब आपकी टीम बन जाती है तो आपके पास टाइम बहुत बन जाता है, आपके पास टाइम बहुत होता है, क्योंकि फिर आपको सिर्फ अपनी टीम होती है। अगर आपके पास समझें 1000 लोग आपके पास काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 20-25 लोगों को लेकर चलना है, 20-25 लोगों से ही कांटेक्ट में रहना है, बाकी 1000-2000 लोगों को वही लोग चला लेंगे। तो आपके पास आपकी जो टीम होती है 20-25-30 जनों की, अगर बहुत बड़ी टीम आपके पास है, 1000-2000 लोग आपके पास काम कर रहे हैं, तो 20-25 लोग आपने अगर चॉइस अच्छे कर लिए, उनको सही जगह पे आपने काम दे दिया, उनकी मतलब अगर आप में 2-3 चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये कि आपको ये मालूम हो कि किस आदमी से कौन सा काम लेना है। ये अगर आपको मालूम है कि मुझे किस आदमी से क्या काम लेना है,
तो सबसे पहले तो आपके काफ़ी मसले आपके बिजनेस में आपकी तरक्की के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। दूसरी चीज़, आप अब जिन लोगों से आपने काम लेना है उनके ब्रेन में आपको एक चीज़ डाल देनी है कि आपके एम्प्लॉय के ब्रेन में कि आपकी कैसी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, आपका बॉस आपके पीछे खड़ा है। जब उसको ये एहसास हो जाएगा कि ये कंपनी मेरे पीछे हर वक्त खड़ी है, मेरे प्रॉब्लम्स जो भी हो जाएंगे ये कंपनी में मेरे सॉल्व हो जाएंगे, तो उसका ध्यान इधर उधर नहीं होगा, वो 100% आपको देगा, फोकस हो जाएगा, फोकस उसका 100% हो जाएगा। तो जब आपका एम्प्लॉय जो भी है वो 100% आपको देने आपकी कंपनी को दे रहा है, तो आपकी तरक्की कोई नहीं रख सकता। लेकिन उसके लिए जो मैंने कहा ना, आपको 3-4 छोटे छोटे स्टेप लेने हैं कि आपने चॉइस करनी है कि इस आदमी से मुझे क्या काम लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने एम्प्लॉय को ये एहसास दिला दो आपकी हर प्रॉब्लम में आपका बॉस आपके साथ है। कॉन्फिडेंस देना है, कॉन्फिडेंस हो गया उसके दिमाग में, वो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना होगा। अचानक उसके साथ कोई इमरजेंसी हो गई, फैमिली में हो गई या पर्सनल कुछ हो गई, बीमार हो गया, तो आपको उस वक्त वो प्रूफ करना पड़ेगा। जब आप सिर्फ एक एम्प्लॉय के सामने भी ये प्रूफ कर देंगे कि मतलब कैसा भी एक्सपेंस उसका हो गया, आपने उसको सपोर्ट कर दिया, तो आपकी नीचे की टीम सेटिस्फाई हो जाएगी कि फ्यूचर में अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, मेरा बॉस, मेरी कंपनी मेरे साथ है, तो फिर वो आपको 100% देंगे। और जब आपका एम्प्लॉय आपको 100% देगा तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकती, पूरी दुनिया में आपका बिजनेस चलेगा। तो बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, और नौजवानों के लिए समझने के लिए ये वो कुंजी है जो आपको किसी किताबों में हो सकता है कि ना मिल सके, लेकिन ये वो प्रैक्टिकल लोग हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है आपके हमारे सामने एक जीती जागती मिसाल के तौर पर। एक बहुत अच्छी बात एक बात साहब आपने की कि काम से बंदा नहीं थकता, काम ना कर सकने यानी कि बेकार रहकर थकता है। क्या इसमें एक चीज अगर और ऐड कर दें कि जिस काम का आपको शौक हो, अगर वही काम आप बड़ी दिलचस्पी से कर रहे हो, तो फिर तो आपसे महीनों नहीं, मैं घंटों की बात नहीं कर रहा, महीनों काम करा लिया जाए तो शायद आपको थकन का एक जरा भी बराबर नहीं होता। मैंने यही कहा ना आपको, जो आपकी बात को मैं इसी तरह कहा, मैंने कहा कि आपको ये पता होना चाहिए किस एम्प्लॉय से या किस आदमी से कौन सा काम लेना है। तो बाज़ बार क्या होता है, बाज़ लोगों का ऐसा होता है कि उनका कुछ पैशन होता है, यानी उनको बस वही काम बहुत सूट करता है, अगर आप उनसे वो काम करवाओगे तो वो मल्टीप्लाई करके देगा, क्योंकि उसका एक तो उसका शौक ही यही है, या उसका टारगेट भी लाइफ में यही होता है, मुझे ये काम करना है। तो अगर आपके पास वो नज़र है कि किस एम्प्लॉय से आपको क्या काम लेना है, तो आप मल्टीप्लाई काम ले लोगे उसका, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही वही है। यानी आपने मिसाल दो, जैसे ही जनरल भी एक मैं आपको देसी जबान में कह दूं कि कार मैकेनिक है, मतलब छोटे लेवल पे आपको समझाऊं वो इजी हो जाएगा, कार मैकेनिक है, उससे आप एसी बनाने उसको दे दोगे, वो 15 दिन तक नहीं बना पाएगा। बिल्कुल। इसी तरह एक एसी मैकेनिक को आप कार दे दोगे तो वो 15 दिन तक कार नहीं बना उसका बेड़ा गर्क हो सकता है। सही है। तो आपको उस वक्त थोड़ा भले 2-4 दिन स्टॉप हो जाओ या कुछ भी लो, पहले ये चेक कर लो कि किस आदमी को मुझे क्या काम देना है, और जिस वक्त आपने अपने उस आदमी को, उसी एम्प्लॉय को वो काम दे दिया, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और दूसरी चीज, जब आपका एम्प्लॉय अच्छा काम करे, रिजल्ट अच्छा दे, तो उसको इनकरेज करें, उसकी पीठ थपथपाना कभी ना भूलें, क्योंकि आपका एम्प्लॉय यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। देखिए आज का दौर हो कि हर दौर में एक चीज आप देख लें, एक मजदूर भी है ना, वो पहले इज्जत मांगता है, बाद में रोटी मांगता है। ये चीज अगर आपने बिठा ली दिमाग में कि मुझे अपने एम्प्लॉय को इस तरह रखना है कि अगर मैं उसको रिस्पेक्ट के साथ लेकर चलूं, तो आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉय, आपकी टीम आपको कहां से कहां ले जाएगी। मैं अगर आज इस जगह पे हूं कि एक मुल्क में बैठा हूँ, 6 मुल्कों में बिजनेस हो रहा है, उसकी वजह यही है कि मेरी टीम मेरे पास ऐसी है जो बहुत काम करके दे रही है। अच्छा, एक बड़ी अहम बात आपने अपने ख़ास तौर पर इस पर बड़ा एम्फेसाइज भी किया, आपने बड़ा जोर भी दिया है कि मर्दम शनासी, यानी कि बंदे का पता होना, इवेल्युएट करना कि ये बंदा आपके किस काम आ सकता है, और आपने उसको सही जगह पे पुट कर दिया। ये सलाहियत बॉस में या मैनेजमेंट में या टॉप ऑफ द लीडरशिप में ये किस तरह पैदा होती है? मैंने कई जगहों पर इसका फुकदान देखा है कि और इस फुकदान की वजह से कई जगह पर इस किस्म के, खास तौर पे मैं तो समाजियात की भी बात कर दूं, अगर मैं बिजनेस की भी बात कर दूं, तिजारत की भी, तो हर जगह पर हमारे यहाँ ये एबिलिटी किस तरह से डेवलप होती है? देखिए, एक तो ये होता है कि ये इसमें 2 चीजें हो सकती है। एक तो बाय बोर्न आप में एक ही कोई क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, जजमेंट क्वालिटी, एक तो ये बोर्न होती है, बार बार लोगों में वो नहीं होती। अब उसको पैदा करने के लिए किस तरह, जैसे कि किस तरह पैदा की जाए, अगर आप में कमजोरी है ये, लेकिन उसका सबसे आसान तरीका है, आप सिर्फ एक काम करें, आप गुड लिसनर बन जाए। आप में अगर सुनने की सलाहियत है अपने एम्प्लॉय की, भले आपके पास 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप दिन में मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं दें, एक एम्प्लॉय को 15 मिनट दें,
उसको 15 मिनट आपने सुनना है। आप जब 15 मिनट आपके 5 एम्प्लॉय को सुनते हो ना, एक वक्त आएगा आपके 5000 एम्प्लॉय हो जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी वो जानता है, आप नहीं जानते। बिल्कुल। जब वो आप सिर्फ सुनने की आदत डालें, जो ज्यादातर लोग, ज्यादातर कंपनियां नाकाम हो जाती हैं आगे जाके, वो अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉय को सुनते नहीं है, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज होती है या जो रियलिटी वो जानते होते हैं, जो आपके फील्ड, आपके बिजनेस की, आपसे ज्यादा उनको मालूम होता है, क्योंकि वो ग्राउंड पे होते हैं, पूरा दिन फेस करते हैं। और जब आप में सलाहियत है कि बस आप सुने सिर्फ 15 मिनट 10 मिनट अपने स्टाफ को, जिसको आपने पावर दिया, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा, आप 15-20 मिनट किसी को सुनेंगे ना सुकून से, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे इस आदमी को क्या काम देना है, क्योंकि वो खुद ही बातों बातों में अपनी चीजें बताता रहेगा, अपनी काबिलियत बता देगा, आप सुनना शुरू कर दें। तो जैसे जैसे आप, बड़ी टीम भी बनती जा रही है, अगर आपके पास 5000 लोग काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ 50 लोगों को सुने, बस अपने 50 लोगों को सुने, इसी से आप 5000 आदमियों को चला सकते हैं, वही चला के देंगे, वही बता देंगे, वही बातों बातों में कह देंगे कि उनमें क्या काबिलियत है, फिर आपने वह सुन के हिसाब से काम दे देना है। क्या बात है, गुड लिस्नर, मतलब एक अच्छे से सुनने वाला, वक्त देने वाला, सुनने बोलने वालों को वक्त देने वाला, कि आप बोलें, क्या आपकी फरमाइशें हैं, क्या आपकी जरूरियात हैं। ये जब आप सुनने के काबिल हो जाएंगे तो आप यकीन कीजिए आप अच्छा फैसला और सही जगह पर सही लोगों को मुंतखब करने के भी काबिल हो जाएंगे। बड़े खूबसूरत बात की है मोहतरम इकबाल आडवाणी साहब ने। अल्लामा साहब, एक सवाल जरूर निकला इस बारे में, तकरीम इंसानियत की बात की। आडवाणी साहब ने फरमाया कि आपको रिस्पेक्ट देनी है अपने लोअर स्टेज के जितने भी मुलाजमीन हैं, आपको तकरीम इंसानियत का जज्बा इसमें बड़ा अहम होता है, और यही एक टीम और अच्छी टीम को बिल्ड करने में भी, और इस्लाम हमें तकरीम इंसानियत, बड़ा तफरीक रंग व नस्ल व मजहब हमें तकरीम इंसानियत की अहम तरीन जुज़ियात से आगाह करता रहता है, और हमें इस बारे में कई नवीदें भी सुनाई गई और कई सजाएं भी बताई गई। क्या कहते हैं, इंसानियत की इज्जत और इंसानियत की तकरीम किस हद तक ज़रूरी है दीन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर अपना आखिरी खुतबा जिस इरशाद फरमाया, उसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है सिवाय तकवे के। तो अगर इंसानियत की बात की जाए तो यहीं से दर्श मिल रहा है कि इंसान जो है ना, अपने आप को लेवल में रखने के लिए, जितना भी वो बासलाहियत हो या जितना भी बड़ा कारोबारी हो या जितना भी उसके पास बेशुमार सलाहियतों का, यूं समझे कि वो क्वालिटी उसमें इतनी सारी हो, इतनी सारी अल्लाह ने रखी हो, फिर भी उसके अंदर आजिज़ी का जो यूं समझ लीजिए कि आजिज़ी का जो उनसर है वो कब पैदा होगा, कि जब वो किसी इंसान की फीलिंग्स को समझेगा। अगर उसने अपने कान, अपनी आंखें बंद कर दी तो फिर उसकी जबान तकब्बुर के अलावा और कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन अगर वो चाहता है कि, जैसा कि हमारे इकबाल साहब ने कहा कि अगर वो चाहता है, कोई शख्स चाहता है कि किसी को दर्द को अपना दर्द समझे, तो सुनने के साथ साथ उसकी फीलिंग्स को समझने वाला बन जाए। फिर साथ ही इंसानियत का दर्स देते हुए रब्बुल इज्जत ने, यूं समझ लीजिए कि कैसा खूबसूरत वाक़या है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये दोनों अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में से किसी का एक का वाक़या है कि वो रोजाना की बुनियाद पर किसी ना किसी एक शख्स के साथ खाना खाया करते। वो ये ना देखते कि गरीब है, अमीर है, किस स्टेटस का है, वो रोजाना की बुनियाद पर खाया करते, और उनका ये मामूल होता कि वो अल्लाह के नाम के साथ इब्तिदा करते। एक आया, उसने डायरेक्ट इब्तिदा कर दी, तो उसने कहा अल्लाह का नाम तो लो। कहा मैं तो अल्लाह को मानता ही नहीं हूं। उसने कहा फौरी तौर पर उठ जाओ, मेरे दस्तरखान पर और मेरे साथ वही खाएगा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार करता होगा। उसने कहा मैं तो नहीं मानता। उसने कहा आप चले जाओ। रब ताला की तरफ से पैगाम आया कि उसने इतने साल अल्लाह का, मेरा कलमा नहीं पढ़ा, मेरी वहदानियत का इकरार नहीं किया, मुझे नहीं माना, इसके बावजूद भी, इसकी तवील उम्र के बावजूद भी, तवील नाफरमानियों के बावजूद भी मैंने इसे रिस्क दिया। तो तुम कौन, तुम्हारी क्या मजाल, यानी इस एतबार से कि तुम क्यों रोकते हो उनका रिस्क। और फिर हजरत अल्लाह के नबी जो है ना, वो फौरी तौर पर जो है ना उसे ढूंढने लगे और उसे बताया कि रब ताला ने तुम्हारी तरफ पैगाम भेजा है कि भाई अगर से तुम अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन आ जाओ मेरे साथ खाना खा लो, क्योंकि मैंने ये तुम्हारे साथ रवैया बुरा रखा है। तो फिर उस बात को सुनने के बाद कि मैं उसको नहीं मानता, उस बंदे ने कहा मैं उसको नहीं मानता, फिर भी उसने मेरी तरफ पैगाम भेजा है,
उसी बात को सुनकर वो ईमान वाला हो गया। अब हमें इंसानियत का दर्स इस वाक़े से भी मिलता है कि ठीक है, एक काफिर है तो उसके कुफ्र से तो नफरत की जाएगी, बिल्कुल, उसके कुफ्र से तो नफरत की जाएगी, उसकी जात से नफरत नहीं की जाएगी। इस एतबार से कि अगर क्या नाम है, अगर वाकई वो शदीद है, यानी वो इस्लाम की शिआर पर माज़ल्लाह बकवास करता है या बुरी बातें करता है, तो फिर उससे तो बुग़्ज़ रखा जाएगा, उससे तो इज्तनाब किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल भैंसियत इंसान, हाँ, ओवरऑल जो है ना, चूंकि आप रहमतुल लिल मुस्लिमीन तो नहीं है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, ए महबूब, जब तक आप इनमें मौजूद हैं तब तक इस कौम पर इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा। और इस आया मुबारका का फैज उन लोगों तक पहुंचा भी है कि जो ईमान वाले नहीं है, क्योंकि इज्तिमाई अजाब हुजूर की सारी उम्मत पर नहीं आएगा। उम्मत दो तरह की है, उम्मत इजाबी और उम्मत गैर इजाबी। हम और आप उम्मत इजाबी है, यानी हमने आपने अल्लाह उसके रसूल को माना है और कलमा गो है, और वो जो है वो गैर इजाबी हैं। उन पर भी रब ताला का फजल देखिए कि अपने महबूब अलैहिस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में उन्हें भी अजाबात से महफूज रखा है। तो ये सारी बातें हमें इंसानियत का दर्स देती हैं कि हम और आप भी इतना पोलाइट हो जाएं, और बिलखुसूस जो हमारे साथ मुताल्लिकीन हों उनके साथ तो स्पेशली, चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, या चाहे एम्प्लॉयज हों, उनके साथ ऐसा रवैया करें उनको। अच्छा, बाज थोड़ी सी मैं गुफ्तगू बढ़ा रहा हूं, बाज लोगों के अंदर ये उनसुर होता है कि वो लीडर भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, बासलाहियत भी होते हैं, लेकिन एक उनसुर होता है जो यूं समझ लीजिए कि नेगेटिव पॉइंट, वो ये होता है कि वो अपनी जो कारोबार कर रहे होते हैं वो सिखाते नहीं है। वो चाहते कि यार सारी जिंदगी मेरे पास एम्प्लॉयर है, यानी उसको अपने पैरों पर खड़ा करते हुए कि अगर आप समझते हैं इतने आप बासलाहियत हैं, तरक्की के मनाजिल नहीं मिलते, नहीं तरक्की नहीं देते, इसलिए कि वो कहते हैं यार ये बासलाहियत है लेकिन ये मेरे साथ ही रहे तो एम्प्लॉयर है। तो ये भी थोड़ा सा जो ना इंसानियत, हाँ, ये भी इंसानियत का दर्स। इस एतबार से भी बंदा इस बात को कबूल करे कि ऐसा भी करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। और रवैये के बाद के अपना रवैया तो यकीन तौर पे हमें दीन हमें क्या सिखाता है कि आपने अपने कुफ्र के साथ भी ऐसा रवैया अपनाया जो कि बताया गया है अपने इस वाक़े के, इस तारीखी वाक़े में। तो हमारे तो अपने हैं सारे, हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग, हमारे साथ खाने वाले लोग, हमारे कारोबार में हमारे सबॉर्डिनेट, हमारे साथ हमारा हाथ बटाने वाले, तो उनके साथ तो रवैया यकीनी तौर पर हमें हमेशा से ऐसा ही रखना चाहिए। और जितना अच्छा रवैया होगा, हमें तिजारती पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात पता चलेगी, जितना अच्छा रवैया आप अपने नीचे के लोगों के साथ रखेंगे, इतना ही ज़्यादा कारोबार की तरक्की के इम्कानात ज़्यादा होंगे। गुफ्तगू बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर है और वक्फा यकीनी तौर पर बरक़ात रमज़ान करीम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह एक मुख्तसर से वक्फे के बाद बरक़ात रमज़ान करीम की इस महफिल को दोबारा से आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर।
आपकी ज़कात इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए है उम्मीद ज़िंदगी। आए इस माह रमज़ान में बढ़ चढ़कर अपनी ज़कात हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। खुशामदीद एक बार फिर बरकात रमज़ान करीम की आज की इस महफिल में, और दोनों ही मेहमानान गिरामी हमारे साथ बहुत ही दिलचस्पी के साथ आज के इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। यकीनी तौर पर मेरी एक सवाल, इससे पहले कि मैं मोहतरम इकबाल अडवाणी साहब के समाजी पस मंज़र की तरफ जाऊँ, एक और ज़रूरी तौर पर मैं सवाल करना ज़रूरी समझता हूँ। इकबाल साहब, मुख्तलिफ चैनल्स पर मैंने आपके तज्ज़ियात को भी सुना, आप बड़ी गिरफ्त रखते हैं तिजारती के साथ साथ सियासी और समाजी उन्वानात पर भी अपनी, और बात करने में यकीनी तौर पर आप बड़े बोल्ड अंदाज में बात भी करते हैं। आजकल के इस सियासी, क्योंकि आपने दुनिया को देखा है, आपने दुनिया में आपके ब्रांचेस हैं, आपके बिजनेस फैला हुआ, लेकिन यकीन तौर पर दुनिया को घूमते हुए पाकिस्तान आपका यकीन तौर पर वो स्टेशन होता है जहां आप सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अयाम गुजारते हैं। क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है, क्या ये हमारे कारोबार पर या दुनिया से किस तरह से मुख्तलिफ है? क्यों वो कारोबारी, अगर वो कारोबारी आगे बढ़ने के लिए नुकसानदेह है, तो फिर क्यों हम इससे बेहतरी की तरफ नहीं ले जा पा रहे? नहीं, बात ये नहीं है कि बेहतरी की तरफ तो लेकर जाना किनका काम है, पावर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पावर उन लोगों के पास है जिनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत करना है, और यहाँ पर बस हुकूमत करना है, और जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए तो ये बाहर चले जाते हैं। इनके बच्चों का ना मुस्तकबिल इन्होंने कभी इधर सोचा है, और ना इनका खुद का मुस्तकबिल कभी सोचा है। हर किसी के पास नेशनलिटी है दूसरे मुल्कों की। बिल्कुल। तो पहली चीज़ ये है कि आप जिनके पास पावर है उनका फ्यूचर कभी उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपना सोचा नहीं है। तो जब जिनका फ्यूचर पाकिस्तान के साथ सोचा हुआ नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारे हालात अच्छे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। वजह यही है क्योंकि आप देखें दुनिया में कितने भी मुल्क हैं, जितने दुनिया के अंदर मुल्क हैं जो भी हैं, उनके साथ ये है कि वो उनका इंटरेस्ट, उनकी जो लीडरशिप है, उनका फ्यूचर भी उनका मुल्क में ही है। तो इसलिए वो सोचते हो अपने, उनको पता है कि आज जो भी प्रॉब्लम आएगा कल हमारे बच्चे फेस करेंगे। तो हमारे यहाँ जिनके पास भी पावर है, वो जितने साल भी जिनके पास भी पावर रही है, आप पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि उनके बच्चों का या उनका फ्यूचर इधर है। वो सिर्फ इक़्तिदार के हिसाब से उनकी सोच बनी हुई है कि मुझे हुकूमत करनी है। उसके लिए वो उनकी जो प्रायोरिटी ये होती है कि मैं हुकूमत में कैसे रहूँ, मेरे पास पावर कैसे रहे पावर। तो पावर अपने पास रखने के लिए वो ये नहीं सोचते कि मुल्क का कितना नुकसान हो जाएगा और मुल्क को क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है मुल्क के फ्यूचर, मुल्क की तरक्की में या मुल्क के साथ क्या हो रहा है, उनका सिर्फ इंटरेस्ट एक ही चीज़ में है कि मेरे पास पावर रहे, मेरे पास हुकूमत रहे। तो उसके लिए वो हर चीज़ वो कर जाते हैं। आप जितने भी हुक्मरान हैं उनके आप डिसीजन देख लें, वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए या अपने इक़्तिदार को या अपनी सियासत को बचाने के लिए जितने भी स्टेप लिए हैं। कोई एक स्टेप बताओ जिसमें उन्होंने ऐसा लिया हो जो पाकिस्तान के लिए बचाने के लिए क्या हो। अवाम के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लिया हो एक भी स्टेप दिखा दे। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947 से, जैसे जैसे आप हिस्ट्री में चले जाएं पाकिस्तान की, जो इसमें अभी कितनों के नाम आ जाएंगे, लेकिन किसी ने भी अपने लिए सिर्फ सोचा है। कोई एक लीडर मुझे बता दे जिसने पाकिस्तान के लिए सोचा हो। तवील फहरिस्त बन सकती है तो अगर इसकी अगर हम देखने जाएंगे तो। लेकिन अगर मैं बात करूं अडवाणी साहब, कम्युनिटी लेवल पर, मेमन कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं, नो डाउट के पावर का शौक तो हमारे यहाँ भी बहुत सारा प्रिवेल कर गया। जब से यहाँ सोशल मीडिया का दौर का आगाज हुआ है, तो शायद इनके हाथ में पावर नहीं है, वो भी समटाइम पावरफुल होते हुए और नजर भी आते हुए महसूस हो जाते हैं। कैसे देखते हैं कम्युनिटी की, मेमन कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो एक जनरल सिनेरियो में जो है, जिस तेजी से हम, जिस रफ्तार से हमें आगे जाना चाहिए था, वो उस रफ्तार पे शायद आइंदा पिछले कुछ सालों में तो शायद कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन एक अरसा तक हम जो है ना
इससे कहीं दूर रहे। बल्कि मैं एक और बड़ी बात करूं, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात हमारे ही प्रोग्राम में की थी कि हमारे आबा और अजदाद जो 70-50 साल पहले थे वो बड़े दूरदर्श थे, वो बड़े दूरअंदेश थे कि वो सोसाइटीज जो है अपनी सोसाइटीज अपने लोगों के लिए पहले से ही मेंटेन कर लिया करते थे कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारी क्या जरूरियात होंगी। खासतौर पर अगर मैं हाउसिंग की बात करूं, आज हम हैं कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को होते हुए देख नहीं रहे, अब कोशिशें हो रही है, जरूर मुझे उम्मीद है कि ये बावर आएंगी। कम्युनिटी सतह पर कहीं आपको ये जमूत नजर आया पिछले कई सालों में? देखिए, कम्युनिटी के हवाले से आप पाकिस्तान में मेमन कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहे हैं? जी, मैं जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान मेन फोकस ज्यादा पाकिस्तान से ही आप कनेक्ट कर रहे हैं। जी। तो देखिए, आपकी कम्युनिटी में जो आज की लीडरशिप है, जो भी है जो है, वो भी यही पैदा हुई है, इसी माहौल में पली है, इसी स्ट्रक्चर में उन्होंने सब कुछ देखा है, यही सियासी निज़ाम देखा है और इसी तरह के कल्चर में रहे हैं। तो जैसा जो माहौल है, तो जिस मुल्क के अंदर हुकूमत है या जिस मुल्क में डेमोक्रेसी, किसी पार्टी, एक पार्टी में आप बता दें मुझे पाकिस्तान की जिसमें डेमोक्रेसी हो? बिल्कुल नहीं है। मार्शल के अलावा भी पार्टियों के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है। बिल्कुल। तो इसी माहौल में हमारा जो लीडर है, जिनसे हम ज़्यादातर कंप्लेन कर रहे हैं कि वो डेमोक्रेटिक सोच नहीं रखता, डेमोक्रेटिक सोच नहीं है, डेमोक्रेसी अपनी जमात में लेकर नहीं आ रहा या अपनी टीम में नहीं ले रहा, तो वो उसकी वजह ये है कि वो भी तो यहीं से सीखा पला है, यहीं पढ़ा लिखा है, यही सब चीज़ें देखी है, इसी माहौल में रहा है जो हमारे मुल्क का माहौल है। उस माहौल का असर तो उसके ऊपर पड़ेगा ना। तो वो भी इसी पहले हमको अपनी कम्युनिटी के लीडर को भी ये स्पेस देनी चाहिए कि वो भी पाकिस्तान में रहता है, वो भी पाकिस्तान के माहौल में ही पला बड़ा है, वो भी हर चीज़ जो यहाँ देखी है उसी माहौल में पला है, किसी एक को नहीं। हमारा पूरा स्ट्रक्चर पाकिस्तान का नीचे से इतना करप्टेड है कि उसी के अंदर, उसी माहौल से जो निकलेगा, उसी माहौल से पुलिस निकली है, उसी माहौल से जज निकलेगा, उसी माहौल से हर कोई इसी माहौल से निकल उसी रहा माहौल है। से हमारी कम्युनिटी के लीडर भी उसी माहौल से निकले हैं। वो भी जब अपनी यंग एज में अगर था तो अपनी बाइक पंचर बनाने के लिए लेकर जाता था, तो एक पंचर होता था तो पंचर वाला बोलता था 4 पंचर है। तो वो भी इसी माहौल में पला बड़ा है, तो उसकी सोच भी इसी तरह होगी। अच्छा, हमारी एक्सपेक्टेशन हमारी लीडरशिप से उस तरह से है जैसे वो कहीं यूके में पला बड़ा है, पूरी जिंदगी वहां गुजारी हो, उसी सोच से बना हो और फिर उसको यहाँ पर आके वो प्रेसिडेंट बन गया है, जनरल सेक्रेटरी। हम उससे वो एक्सपेक्टेशन करते हैं जो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले मेमनों से पाकिस्तान के हिसाब से एक्सपेक्टेशन करें तो हमको लगेगा कि यार ही इज बेटर देन अदर। अच्छा, बहुत जबरदस्त जवाब दिया कि हमारी एक्सपेक्टेशंस भी सम टाइम बियॉन्ड हो जाती हैं हमारे कल्चर के हिसाब से। तो उसने हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारे जो सवालात हैं ना, वो भी उसी लेवल तक होने चाहिए जिस लेवल तक मैं और आप अपने आप को एग्जिस्ट करता हुआ देखते हैं। एज ए मीडिया पर्सन, कम्युनिटी मीडिया की अगर मैं बात करूं तो बड़ी गहरी नज़र है आपकी, और कमोपेश हर चैनल्स पे कम्युनिटी के भी नजर आते हैं। नो डाउट मेन स्ट्रीम चैनल पे आप भी आपने बड़ा वक्त सर्व किया है। कैसे कम्युनिटी में जो ये मीडिया का बूम आता हुआ नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कई चीजें बेहतर होती चली जा रही हैं, लोगों ने अब सवालात उठाना भी शुरू किए हैं इसी मीडिया के जरिए से, और फिर करेक्शन इसके जवाब भी आना शुरू हुए हैं, कुछ बेहतरी की उम्मीदें भी वाबस्ता हुई। आप समझते हैं कि मीडिया को एज एन वॉच डॉग लेना चाहिए कम्युनिटी को भी, और इस पर आई हुई बातों को थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए? देखिए, मेमन मीडिया आना चाहिए और बहुत होना चाहिए, लेकिन मेमन मीडिया को ये सोचना चाहिए कि जो हम लोग यहाँ पर, पहले तो एक चीज़ बता दें मैं आपको कि मेमन हमारा मीडिया है जो भी, तो उनमें अगर एक चीज़ अगर वो अपने आप को करेक्ट कर लें कि मुझे तनकीद करनी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे राइट नहीं है तौहीन करने का। बिल्कुल। हमारे यहाँ तनकीद और तौहीन को काफ़ी क्लोज कर दिया गया है, तो हम लोग बहुत जल्दी लोगों की तौहीन कर देते हैं मीडिया के जरिए। मेरे से भी गलती हुई होगी, मैं यूं नहीं कहता दूसरों से हुई होगी। हम लोग जब अपनी बात मनाने के चक्कर में होते हैं या अपनी बात मनाना चाहते हैं तो हम थोड़े जिद्दी लोग हो जाते हैं, या तो उस वक्त हमको अना अपनी आ जाती है, तो हमारे मुंह से वो अल्फाज निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए, जिससे तौहीन हो जाती है लोगों की, तो इससे ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है। अब देखिए, हमारी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको हमको लेकर किस तरह चलना है। हमको कहा जा रहा है, हम लोग की जो नॉलेज में जो बातें हैं कि भाई हमारे यहाँ कराची के अंदर 15 लाख मेमन है। सही है, 15 लाख मेमन है। अगर आज अनाउंसमेंट करें कि मेमन कम्युनिटी के कितने बड़े लीडर होंगे, 20-25,
सबके नाम अनाउंस करें कि ये 25 लीडर निस्तर पार्क में एक जलसा करने जा रहे हैं। आप 15-20 हज़ार मेमन भी जमा नहीं कर पाएंगे, ये एक सच्चाई है। तो इसका मतलब आपके लोग, आपकी मेजॉरिटी आपकी जमातों से, आपकी फेडरेशन से जुड़ी हुई नहीं है। बिल्कुल। अब जुड़ी हुई नहीं है तो अब जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेमन का नाम जिंदा रखा हुआ है, जो भी टॉप की लीडरशिप है वो भले अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, उसको छोड़ देंगे, वो कितना बेनिफिशरी है या उसका कितना नाम हो रहा है छोड़ दें, लेकिन वो हर जगह मेमन करके मेमनों का नाम तो जिंदा रखा हुआ है। क्योंकि मेमन को यहाँ पर कोई यानी आपको जमा भी नहीं कर सकते 15-20 हज़ार लोग भी, आप अपने बल्ले 15 लाख कहते हैं। तो फिर इसका मतलब जो मेमन के लिए कुछ काम कर रहे हैं, इतनी हॉस्पिटलें बन गई इसी तरह से, इसी कल्चर में रहकर बना ली, इतनी स्कूलें बन गई, इतने लोगों की फीसें इतने बच्चों की फीसें भर दी जाती है, तलाक के जो प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, जितना दौर एडवांस होगा, आपको तलाक का रेशो और बढ़ जाएगा। तो उन्होंने जो फैसला कमेटी की जो इनकी होती है, फैसला बोर्ड होता है, जो भी अगर 10 मामला आते हैं, अगर 2 या 3 को भी वो सॉल्व कर देते हैं तो वो भी एक नेकी का काम है। बिल्कुल। तो अब इन हालात में अगर हम क्रिटिसाइज की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दें और अपनी कम्युनिटी के हाँ खामियां हैं, इससे कोई इनकार नहीं है, बहुत खामियां हैं, हमारी लीडरशिप में भी खामी है, हमारी सेकंड लीडरशिप में भी खामी है और थर्ड में भी खामियां बहुत है। लेकिन अगर हम ये सोच के साथ चलें कि हम अपनी खूबियों को ज़्यादा बयान करें, यानी अपनी लीडरशिप की खूबियों को ज़्यादा बयान करें, तो मुझे लगता है कि वो खुद अपनी खामियों पे कंट्रोल कर लेंगे। जब आप एक देखिए, हमारा ये ऑप्शन तो फेल हो गया कि तनकीद करो सुधार हो जाएगा, नहीं हो रहा उससे। तो ये वाला तो हमारा माहौल, ये वाला फेल हो गया, ये फार्मूला फेल हो गया। अब क्या करना चाहिए? अब हम उनके अच्छे प्रोग्राम को हाईलाइट करें, अच्छे प्रोग्राम को हाईलाइट करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि हर इंसान अगर 4 चीजें अच्छी कर रहा है, 10 चीजें गलत कर रहा है, तो 4 चीज अच्छी कर रहा है। उन 4 चीजों को मैं बोलता हूं, अगर उनको हम लोग हाईलाइट करें, उनको अच्छा बयान करें, तो मुझे लगता है वो जो 10 खामियां हैं उसमें से वो 4 खामियों पे खुद ही काबू पा लेगा। वो कुदरती बात है, वो एक नफ्सियात भी है कि एक नफ्सियात ही है ये चीज कि आप अगर कोई पेंट पीस लेकर आते हैं मेरे पास, मुझे दिखाते हैं और मुझे लगता है कि आपने महंगा ले लिया है, अगर मैं आपको कहूंगा कि आपने बहुत महंगा ले लिया, ये क्या लिया आपने? हाँ, ये आपने महंगा लिया, तो आप मेरी बात पे खड़े नहीं हो, आप उसकी तारीफें शुरू कर दोगे, नहीं इसमें ये था प्रॉब्लम, मैं तो इतने में लिया, आगे इतने से महंगा मिल रहा है, उस दुकान वाला तो इससे महंगा बेच रहा है। अगर मैं आपको ये कहूं यार आपने सूट बहुत अच्छा ले लिया है, ये क्या पेंट पीस है यार, बहुत अच्छा है यार, मुझे भी चाहिए, मुझे भी दिला दो, तो आप खुद अपनी खामी पे कंट्रोल कर लोगे। हाँ दिला देता हूं, अगर हम ढूंढेंगे ना तो सस्ता भी मिल जाएगा, फला जाएगा, मैं डायरेक्ट ले लिया। तो मकसद मेरा कहने का ये है, जब आप दूसरों अपने लीडरशिप की अच्छाइयां बयान करोगे तो वो खुद अपनी खामियों पे कंट्रोल कर लेगा। आज के दौर में आपको अगर अपनी लीडरशिप को चाहते हो कि वो अपनी खामियों पे कंट्रोल करें, तो उन पे तंकीदें कम कर दें और उनकी खूबियां और अच्छी चीजों की बयान करें, तो आप उनकी खामियों पे कंट्रोल पूरा फार्मूला आज के दिन में पूरा फार्मूला बयान कर दिया आडवाणी साहब ने कि अब जो है बात बुराइयों से या तनकीद से नहीं चलेगी, अब बात होगा कि आप अच्छाइयों को बयान करें। उस अच्छाइयों के पस मंजर में अगर वो लीडर जेन्युइन लीडर होगा तो यकीनी तौर पर उन अच्छाइयों के साथ साथ अपनी वो खामियां जो कमी पेशी हर इंसान में हो सकती हैं, हर इदारे में हो सकती हैं, तो उसको बेहतर करने की पूरी कोशिश करेगा। अल्लामा साहब, अच्छाइयों को बयान करना और अच्छाइयों से कितनी बुराइयों पर काबू पाया जा सकता है, इसके बारे में आज तो बात हो ही जाए। एकदम मुझे एक वाकया याद आ गया, इमाम हसन इमाम हुसैन नवासे रसूल, क्या शान है हजरत अली के प्यारे शहजादे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, यानी दोनों भाइयों ने, इमाम हसन और हुसैन ने देखा कि एक शख्स जो है बुजुर्ग है और वो मस्जिद में बैठ करके वजू कर रहे हैं और वजू सही नहीं कर रहे। देखें इनका मनसब, इनका लेवल कितना ऊंचा है, क्या बात, रब की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी अखलाक, और कितना खूबसूरत अखलाक के तारीख ने सुनहरी अल्फाज से लिखा। इतना प्यारा वाकया, ये पूरी गुफ्तगू का यूं समझे कि निचोड़ के साथ साथ यूं समझ लीजिए कि इस पूरी गुफ्तगू का यूं समझे कि ये बड़ा ऊपरी लेवल का वाकया है, बड़ा खूबसूरत वाकया है कि अब वो वजू कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन ने एक दूसरे से बात की कि इनको कैसे समझाया जाए। तो कहा कि काम करते हैं, इनके पास जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि हजरत अगर आपके सामने हम वजू करें
और आप अगर हमारे वजू में गलती निकाल दें तो क्या ही बात है, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। अब उन्होंने कहा ठीक है आप वजू करें दोनों शहजादे, मैं देखता हूं और मैं गलती निकालता हूं। अब दोनों ने वजू किया और फैसला इस बात पर निकला कि उन्होंने माजरत की और कहा कि दरअसल मेरे ही वजू में खामी थी, गलतियां थी और मैं अपने वजू को दुरुस्त कर लूंगा। तो ये तरीका अगर हम और आप अपना लेना इंशाअल्लाह तबारक व तआला बड़ा ही पोलाइट मामला हो जाएगा हर एतबार से। जो है ना, यूं समझे कि देखें अच्छाई बांटने का यह भी तरीका है कि हम अच्छे कमेंट्स पास करना शुरू कर दें। हर चीज में तनकीद, और तनकीद के पीछे हमारा तनकीद बड़ा इसलाह नहीं होता, तनकीद बड़ा तनकीद होता। जी हाँ, और अल्लाह माफ करे लोगों की इज्जत उतारने का असल मकसद होता है कि यार इसकी इज्जत उतरे ताकि इसकी जगह पर मैं आ जाऊं और फिर कोई दूसरा मिलेगा तो फिर इसके बाद उसकी बारी आएगी। तो ये रवैया नहीं होना चाहिए। रवैया ये होना चाहिए कि हम इतने खूबसूरत बन जाएं, इतने पोलाइट बन जाएं। घर में भी देखिए, सबसे पहले मैं इस बात को भी देता हूं क्योंकि वो बार बढ़ाई घर में लड़ाई वाला मामला ना हो। घर में भी जो है ना बच्चों के अम्मी की उनकी भी हौसला अफजाई की जाए, और बाहर भी चाहे वो आपके एम्प्लॉय हो या चाहे वो आपके साथ एक दिन के लिए मिला हो। अभी मिसाल के तौर पर मैं जब उम्रे से आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे साथ जो है ना एक मक्के शरीफ में रहने वाला बंदा, वो कराची इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है माशाल्लाह। तो वो मिला तो मैंने उससे दोस्ती भी कर ली, और जैसा उसने बताता गया कि मैंने ऐसा पढ़ा है वैसा पढ़ा है, तो मैं इसकी तारीफ करता चला गया। अब मैं शुरू में ही जो है ना तनकीद शुरू कर देता, या शुरू में ही तो वो बोलता है यार किसी के साथ मैं बैठ गया हूं यार, ये तो मुझे ना सोने दे रहा है, ना लेटने दे रहा है, ना बैठने दे रहा है, ना सुकून का सांस नहीं दे रहा है। तो मैंने उससे अच्छी बात की और फिर मैंने कहा कि शायद आप थके हुए होंगे तो आप सो जाएं। तो ये अंदाज होना चाहिए कि हम पोलाइट तरीके से मिले और किसी के गले नहीं बढ़ जाए गले नहीं बढ़ जाए, बड़े पोलाइट अंदाज से जो है ना हौसला अफजाई करें। हो सकता है कि आपका यह हौसला अफजाई करना, आप जाए कि घर पे जाके सो गए, कारोबार में लग गए, मसरूफ हो गए, लेकिन हो सकता है आपका हौसला अफजाई करना या किसी बात पर मोटिवेट करना, आला अखलाक से समझाना, उसके लिए उसके मुस्तकबिल की कामयाबी की जमानत बन जाए। बिल्कुल, तो यही होना चाहिए और इसी मकसद के लिए हम और आपको पैदा किया गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस रमजान में कमोबेश मैं और आप तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छाइयों को बयान करेंगे, अच्छाइयों को प्रिवेल करेंगे, मुआशरे के अंदर अच्छी बातों को देखकर उसको और बेहतर अंदाज में पेश करेंगे। तो यकीन कीजिए जब हम अच्छाइयों को बयान करना शुरू करेंगे तो ना सिर्फ ये कि मुझे और आपको, हम सबको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, बल्कि कहीं कुछ खामियां भी होंगी, ख्वाह वो किसी इदारे में हो या किसी शख्सियत में हो, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना या कम होती हुई नजर आएंगी। नाज़रीन कराम, बरक़ात रमज़ान की आज की महफिल को अब हमें यहीं पर ख़त्म करना होगा। बहुत खूबसूरत बातें हुई, बहुत कुछ सीखने को यकीनी तौर पर आपको कारोबारी और समाजी एतबार से मिला होगा, और दीनी एतबार से तो अल्लामा साहब हमेशा से इसमें कुछ ना कुछ ऐसा रंग डालते हैं कि और महफिल में चार चांद लग जाते हैं। तो इस खूबसूरत महफिल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। अडवाणी साहब आपका बहुत शुक्रिया। यकीन तौर पर बहुत कुछ सीखना होता है आपकी, जब भी कोई छोटी मोटी नशिश भी होती है तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसी रमज़ान में आपसे एक और नशिश भी करें और आपके साथ मिलकर और दीगर बातें और दीगर मौज़ूआत पर भी आपसे बातें हों। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ अगर बैठा जाए तो वक्त कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता। लेकिन नाज़रीन, बरक़ात रमज़ान की महफिल को आज यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं। इंशाल्लाह अगली महफिल में नए मेहमान और नए उन्वानात के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।